हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम मेनली पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। तो अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आपने हमने देखा था पिछली बार कि हेनरीज लॉ क्या होता है। तो जनरली जो हेनरी लॉ डिफाइन होता है वो होता है गैस की सॉल्युबिलिटी देखने के लिए लिक्विड में। ओके। तो उसके लिए हमने इक्वेशन भी डिफाइन किया था, जो इक्वेशन कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड इज इक्वल्स टू के एच एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन है। एक काई का हमारा मोल फ्रैक्शन है। और पी क्या हमारा? पी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। जिस भी गैस की हम जिस भी गैस की हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं, फिर सॉल्युबिलिटी को देखना चाह रहे हैं, उसका क्या है? ये पार्शियल प्रेशर है ना। तो हमने देखा था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का सॉल्यूशन के ऊपर, उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और ये भी देखा था कि केएच क्या होता है। केएच था हमारा हेनरीज कांस्टेंट। केएच क्या था? हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है? तो हेनरीज कांस्टेंट बेसिकली गैस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है और वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा से अगर लिखोगे इस तरीके से, सच दैट के एच इज इक्वल्स टू काई के एच इज इक्वल्स टू पी बाई काई, तो आप पाओगे कि जो कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के एच वैल्यू के। तो किसी भी गैस के अगर के एच वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और हमने एक और चीज़ देखी थी, क्या देखी थी? कि जो लाइटर आइटम्स होते हैं जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके जो के एच वैल्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके? ग्रेटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मीथेन हो गया। हमने अगर मीथेन ले लिया, ठीक है, या फिर एक आर्गन ले लिया, तो ये सब क्या है? हैवियर मॉलिक्यूल्स है। तो इनकी जो के एच वैल्यूज होती है वो ज़्यादा होती है लाइटर मॉलिक्यूल्स की एज कम्पेयर टू बिगर मॉलिक्यूल्स। ओके। इसी कारण से इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि के एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू बिगर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने कल हेनरीज लॉ में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ठीक है। तो कल हमने जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था वो था, दो तरीके का सॉल्यूशन पढ़ा था हमने। एक था सॉलिड इन अ लिक्विड और एक था गैस इन अ लिक्विड। और जहाँ पे हेनरी लॉ जो था वो गैस इन अ लिक्विड पे अप्लाई हो रहा था। अब ये जो है जिसे हम कहते हैं रॉल्स लॉ, वो एक जनरलाइजेशन है। ओके। क्या है? एक जनरलाइजेशन है। किसका? लिक्विड इन अ लिक्विड का, या फिर किसी भी वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के एडिशन को जनरलाइज करने के लिए क्या है? ये एक हेनरी रॉल्स लॉ है। ओके। तो हमने, जैसा मैंने बताया था कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फेस क्या होगा। तो क्योंकि हम लिक्विड को सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूट क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। क्या कहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो है उसमें एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट हो सकते हैं और जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो वोलेटाइल रहेगा, ये फिक्स है। अब जो सॉल्यूट होगा जो ऐड करेंगे हम, वो वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ किस तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेसिकली? हेलो हेलो रजमान। तो हम यहाँ किस तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल रहेगा? सॉल्वेंट क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा। ओके। और जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल भी रह सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे केस में ही हम क्या अप्लाई करते हैं? रॉल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। हेलो मानसी। ऐसे ही केस में हम किसको अप्लाई करते हैं? रॉल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहले हमने सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया कि हम किस तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल है। और सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों में से कोई भी हो सकता है। और गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी स्टेट का हो सकता है। जनरली ये जो रॉल्स लॉ है ये वेपर प्रेशर के बारे में है, तो हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब
मान लेते हैं कि हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हम दो कंपोनेंट होंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे। बाइनरी मतलब होता है जिसके दो कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट वन हो और एक कंपोनेंट टू, और इन दोनों को हम एक क्लोज्ड वेसल में लेते हैं और मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है वो क्या है, वोलाटाइल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए कि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम वोलाटाइल लिक्विड, मतलब एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें से एक कंपोनेंट वन है, दूसरा कंपोनेंट टू है, और दोनों के दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मीनिंग ये हो गया कि वो इजीली इवापोरेट हो सकते हैं, जो इवापोरेट हो जाए इजीली उनको हम वोलाटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम इन दोनों को क्लोज वेसल में लेते हैं तो द कंपोनेंट वुड इवापोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी स्टैब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। इन्होंने कहा कि हमने दो लिक्विड्स लिए, क्या किया, दो लिक्विड लिया और दोनों लिक्विड को एक सॉल्यूशन में घोल दिया। ठीक है, ठीक है, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया दो लिक्विड्स के जुड़ने से, जिसमें कंपोनेंट वन भी है, ओके, और कंपोनेंट टू भी है। और ये दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब जो इजीली इवोपोरेट हो जाए, क्या हो जाए, इजीली इवोपोरेट हो जाए। और इसे हमने एक क्लोज्ड वेसल में रखा, ये हमने वेसल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि क्योंकि ये वोलाटाइल है, ये इवोपोरेट हो जाते हैं, तो अब कुछ लिक्विड जो है वो इवोपोरेट होके यहाँ पे गैसियस फेज में आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, गैसियस फेज में आ जाएंगे। अब ये कन्वर्जन तब तक होते रहेगा, मतलब अब जैसे लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड भी बनेगा सेम टाइम पे कंडेंसेशन के कारण। ठीक है, अब ये चीज़ दोनों एक साथ होगी साइमल्टेनियसली, एंड एट ए पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया, वेपर फेस, और ये हो गया लिक्विड फेस। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेपर फेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड फेस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों के दोनों कंपोनेंट के लिए। मतलब कि अब कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू का जो वेपर कंसंट्रेशन है और कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू का जो लिक्विड कंसंट्रेशन है, दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा इसके बाद, आगे देखते हैं। हमने इतना कंसीडर कर लिया कि हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, उस क्लोज कंटेनर में कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू दोनों को मिलाया, और दोनों कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू क्या है, वोलाटाइल है और लिक्विड है। ठीक है, अब इस क्लोज कंटेनर में क्या होगा, क्योंकि ये वोलाटाइल है, ये इजीली गैसिफाई हो जाएंगे और एक वेपर फॉर्म करेंगे। कुछ देर के बाद वेपर फॉर्म करते करते वेपर और लिक्विड के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब फर्दर देयर विल बी नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और वेपर। ओके, नेक्स्ट, इज इट ओके नाउ, इज माई वॉइस ओके राइट नाउ, इज इट ओके, ओके, लेट अस कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया, अब आगे क्या होगा। तो रॉल्स लॉ कहता है कि ये जो वेपर प्रेशर है पी टोटल, क्या है, वेपर प्रेशर पी टोटल। तो हमने देखा कि एक सॉल्यूशन फेज में बना, मतलब एक लिक्विड फेज में बना और एक वेपर फेज में बना। तो जो वेपर प्रेशर है P1 और P2, तो P1 एंड P2 बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो पार्शियल प्रेशर होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब ऐसे कहने में लगता है पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर कंपोनेंट वन अप्लाई करता है उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन कहते हैं बस। और कंपोनेंट टू जो अप्लाई कर रहा है वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, दैट्स इट। ओके, तो जो पार्शियल प्रेशर P1 दैट इज ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज P2, उसे हमने मान लिया P1 प्लस P2 दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड सॉल्यूशन। हमने देखा कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, और उस इक्विलिब्रियम में क्या है, हमारा एक वेपर फेज है और नीचे हमारा क्या है, लिक्विड फेज है। वेपर फेज में क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू वेपर फेज में, और हमें पता है कि वेपर या फिर गैस प्रेशर अप्लाई करता है, तो हमने दोनों कंपोनेंट के प्रेशर को P1 और P2 मान लिया। P1 क्या हो गया हमारा, P1 हो गया प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट वन, और P2 हो गया प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट टू, दैट इज टर्म्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ वन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टू। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज़ हमने मानी वो माना हमने मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। प्रेशर हमने लिक्विड फेस का लिया, सॉरी गैसियस फेस का लिया। तो मैं फिर से उस इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करता हूँ। पहले हमने क्या किया था, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे। कैसे इस्टेब्लिश किया था कि हमने दो फेजेस लिया था। ये हमारा लिक्विड फेस है, इसमें कॉम्पोनेंट 1 और कॉम्पोनेंट 2 दोनों प्रेजेंट है ना। और ये हमारा गैसियस फेस है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट हमने बोला कि इस वेपर फेज में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों होंगे जिनका प्रेशर होगा P1 ड्यू टू कंपोनेंट 1 एंड P2 ड्यू टू कंपोनेंट 2, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। और जो लिक्विड फेस है, ये मैंने इंटरफेस ड्रॉ किया, ये जो लिक्विड फेस है इसमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा 1 का, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करें? मोल फ्रैक्शन, दैट इज chi1, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होगा। और कुछ मोल फ्रैक्शन किसका होगा? 2 का होगा। ये हो गई चीज़ें, है ना। ये चार चीज़ें अभी तक हमने कंसिडर कर ली, पूरा हमने एक सिस्टम सेटअप कर लिया। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, क्या है रिलेशन इसके प्रेशर और कंपोनेंट के बीच का, क्या है रिलेशन? ठीक है, तो देखो रॉल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज P1, पार्शियल प्रेशर जो कि है P1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस मोल फ्रैक्शन के, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के। यही है हमारा रॉल्स लॉ। क्या है? ये है हमारा रॉल्स लॉ। अब इसे अगर हम आगे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल्स टू P01 chi1। अब आप पूछोगे कि P01 क्या है? P1 तो हमें पता है, P01 क्या है? तो जो P1 है वो क्या है? एक सॉल्यूशन फेज में प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का। सॉल्यूशन फेज है मतलब दो कंपोनेंट एक साथ प्रेजेंट है, वो प्योर नहीं है। अगर हमने सिर्फ प्योर 1 कंपोनेंट लिया रहता तो उस केस में जो प्रेशर अप्लाई होता 1 कंपोनेंट के द्वारा उसे हम कहते हैं P01। तो हम बोल सकते हैं P01 हमारा क्या है? P01 इज द प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट 1, है ना। तो अगर हम ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं, अगर हम ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं तो सिमिलरली हम सेकंड कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा? P02 1। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये भी 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो P01 इज इक्वल्स टू P01 x1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P02 x2। जहाँ पे P01 क्या है हमारा, P02 क्या है हमारा? इज प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कंपोनेंट लिया है कंटेनर में, सिर्फ 1 कंपोनेंट लिया, मतलब कंपोनेंट 1 लिया और उसका प्रेशर नापा, दैट इज ऑफ प्योर फॉर्म ड्यू टू प्योर कंपोनेंट 2। तो ये है हमारा रॉल्स लॉ। पर यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें जो भी ये जो प्रेशर का अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो तभी आएगा दोनों कंपोनेंट का, अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? वोलाटाइल होंगे, मतलब जो इजीली गैसीफाई हो जाए, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही कंपोनेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है रॉल्स लॉ। अगर वो नॉन वोलाटाइल होता तो ये सही नहीं होता। ठीक है, क्या होता? सही नहीं होता। तो जैसा मैंने कहा कि इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर और द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है जो कि वोलाटाइल है उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हम जब अभी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ थोड़ी और क्लियर होगी, है ना। फिजिकल में इंपॉर्टेंट होता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि चीज़ें थ्योरेटिकली समझ में आ जाती है, पर जब तक आप उस पर न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करोगे, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो आज हम उस पर 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप भी कुछ खुद से ट्राई करना घर पे। ठीक है, आगे तो फर्दर उसी इक्वेशन को हमने आगे लिखा, P1 इज इक्वल्स टू chi1 और
P1 इज इक्वल्स टू पी नॉट वन काई वन। इसी तरीके से हमने सेकेंड कॉम्पोनेंट के लिए भी लिख दिया, P2 इज इक्वल्स टू पी नॉट टू काई टू। तो ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास। अब इसके आगे हमने लगाया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या लगाया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझने के लिए आप कुछ ऐसा ले लो, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ, आपने इस लॉ को पहले भी पढ़ा होगा पर आप दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये लॉ अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत ही आसान है समझने में ये, है ना। कैसे? देखो, अब मान लो कि हमारे पास एक रूम है, ठीक है। उस रूम में तीन तरह की गैसेस प्रेजेंट है। कितने तरह की गैसेस प्रेजेंट है? तीन तरह की गैसेस प्रेजेंट है, और उनका पार्शियल प्रेशर है P1, P2, P3, जो कि 1, 2 और थर्ड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर वो अप्लाई कर रहा है। प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहा है, अगर आप उसको ये जानना है तो सिंपल समझ लो, गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हैं कंटेनर के अंदर। अब जब कंटेनर के अंदर मूव करते हैं तो वो कंटेनर के साथ स्ट्राइक भी करते हैं, टकराते भी है। टकराते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स जब अप्लाई होता है तो प्रेशर अप्लाई होता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमने एक रूम ले लिया, उसमें तीन गैसेस ले ली, तीनों की तीनों गैसेस क्या हो रही है? मूव कर रही है थ्रू आउट द रूम, जिसके कारण वो प्रेशर अप्लाई कर रही है वाल्स पे। तो हमने मान लिया कि प्रेशर जो कि 1 के चलते हैं वो P1 है, सेकेंड कंपोनेंट के चलते हैं वो P2 है, और थर्ड कंपोनेंट के चलते हैं वो क्या है? P3 है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक सिंपल सा बिल्कुल स्टेटमेंट हो जाएगा कि P टोटल जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत इसमें? कोई सी भी दिक्कत बताओ, है ना। तो हमारा P टोटल क्या हो गया? P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, तो अब इसी लॉ को दिमाग में रखना है। तो क्योंकि हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है, 1 और 2। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 1 दैट इज P1, और पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2 दैट इज P2। राइट, ये क्लियर है बात? बहुत ही सिंपल बात थी ये, समझ में आ गई। अब इस लॉ को हमने यूज किया। क्या किया? इस लॉ को हमने यूज किया। कैसे यूज किया भाई? तो हमें पता है कि हमने P1 अभी निकाल रखा है रॉल्स लॉ से। सिंपल सा फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल्स टू काई वन पी नॉट। P1 इज इक्वल्स टू काई वन पी नॉट, और P2 इज इक्वल्स टू काई टू पी नॉट। ये अभी हमने तुरंत रॉल्स लॉ से देखा था। ये बात क्लियर है? बताओ, क्लियर है ये बात? ओके, अब आगे। अब यहाँ पे हमने एक सब्सटीट्यूशन किया। क्या सब्सटीट्यूट किया है? देखो इस इक्वेशन में, तो अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कि काई वन प्लस काई टू इज इक्वल्स टू 1, जहाँ काई वन और काई टू मोल फ्रैक्शन है। अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हो, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, अगर उनके मोल फ्रैक्शन को सिंपली ऐड कर दो, या फिर अगर मल्टी कंपोनेंट है तो सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, है ना। तो हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, काई वन प्लस काई टू, तो वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमने क्या किया कि काई वन के जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस काई टू। ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक सिंपल इक्वालिटी को हमने सॉल्व किया। किसके लिए? काई वन के लिए। तो काई वन कितना निकल के आ गया? 1 माइनस काई टू। इससे हमने सिंपली क्या कर दिया? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। दैट इज काई वन की जगह क्या रख दिया हमने? 1 माइनस काई टू। अब ये P टोटल के बराबर है, ये बात ध्यान रखना, हम P टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया बताओ? ये स्टेप समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये, कैसे हुआ बताता हूँ। तो P टोटल क्या है? 1 माइनस काई टू P नॉट 1 प्लस काई टू P नॉट 2। यहाँ तक ये बात हुई। अगर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 काई वन, है ना। और ये हो जाएगा काई टू P नॉट 2। सॉरी, ये काई टू होगा, सॉरी ये काई टू होगा, है ना।
तो ये हो जाएगा पी नॉट टू। अब नेक्स्ट इसको ऐसे इसी तरह रहने दो, आप यहाँ पे पी टोटल कंटिन्यू करो। ये किसके बराबर आ रहा है? पी टोटल के बराबर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, काई टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमने क्या किया, काई टू कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? पी नॉट टू माइनस पी वन। कोई कन्फ्यूजन इसमें? कोई कन्फ्यूजन बताओ? काई टू बाहर ले लिया हमने। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। क्या आ गया हमारे पास? एक इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? एक इक्वेशन आ गया। अब देखो ये इक्वेशन कह क्या रहा है, तो अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करोगे, जो कि है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करोगे, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा जो y निकल के आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, y निकल के आएगा, वो आएगा p टोटल। ओके, कांस्टेंट कौन है इन दोनों में से? ये दो टर्म है, मान लो इसे मैं a कह रहा हूँ, इसे b कह रहा हूँ, इन दोनों में कांस्टेंट कौन है? पी नॉट वन, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का ये सिर्फ तो कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है हमारा। तो c हमारा कांस्टेंट क्या हो गया? पी नॉट वन हो गया। अब mx कितना निकल के आ गया? mx क्या निकल के आ गया? ये हमारा ये वैल्यू, अगर हम मोर अप्रोप्रिएटली लिखे तो m आ गया हमारा काई टू। m क्या आ गया? काई टू आ गया। और x आ गया हमारा पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। सॉरी, ये हमारा x है, ये m है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे एक साइड पे काई टू को, और एक साइड में क्या लेंगे? पी टोटल लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा? पी नॉट टू माइनस पी नॉट, सॉरी, जिसका इंटरसेप्ट होगा पी नॉट वन, और स्लोप होगा पी नॉट टू माइनस पी वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। हमने क्या किया, सिर्फ इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन निकल के आया, हमने इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दिया, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब अगर आप पूछोगे कि ये y क्यों है, ये mx क्यों है, c क्यों है, तो देखो बच्चों, इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं? एक y है और एक x है। तो हम किसे किसे वेरी कर सकते हैं? p टोटल को वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं? अगर हम x को चेंज करें, जो कि हमारा काई टू है, और कांस्टेंट क्या है? p नॉट वन। ये याद रखना, प्योर जो है उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ये p नॉट वन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो ये c हो गया। उसी तरीके से ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है, इसे हम m मान सकते हैं, क्योंकि स्लोप भी क्या होता है? गिवन लाइन का कांस्टेंट होता है, तो इसलिए पी नॉट टू माइनस पी वन को हमने m मान लिया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन। अब अगला हमने एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके आगे। क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ये क्या हमारा? ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक, इस ग्राफ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ऐसे बड़े से फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक बड़े से फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ। तो ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें दो चीज़ें एक साथ वेरी होती है। कैसे? ये देखो, होता रही एक ही चीज़ वेरी, लेकिन अगर आप एक तरीके से देखो तो दो चीज़ें वेरी होती है। यहाँ हम इनिशियली क्या करते हैं, यहाँ हम काई वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? काई वन इज इक्वल्स टू वन। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन वन है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। क्यों? कैसे? सिंपल है भाई, काई वन प्लस काई टू क्या होता है? वन होता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर काई वन ही वन हो गया, तो काई टू क्या आ जाएगा हमारा? ज़ीरो आ जाएगा, मतलब सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अब जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा हमारा इस पॉइंट पे, वो किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वन के कारण होगा। तो मान लिया कि ये प्रेशर यहाँ पे है, इसका वैल्यू यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने मान लिया कि ये पी नॉट वन है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे सेकेंड कंपोनेंट को डालते जाएंगे, सेकेंड कंपोनेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, और फर्स्ट कंपोनेंट के को घटाते जाएंगे। तो बेसिकली इनिशियली क्या हमारा काई टू ज़ीरो था, अब हमने काई टू ऐड करना शुरू किया, और सेकेंड कंपोनेंट ऐड करना शुरू किया, और फर्स्ट कंपोनेंट हटाना शुरू किया, और फाइनली हमने क्या कर दिया, ऐसा करते करते हमने
फर्स्ट कंपोनेंट को बिल्कुल ही जीरो कर दिया और सेकंड कंपोनेंट को मैक्सिमम कर दिया, इसलिए इसका मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, है ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हमने ये मान रखा है कि P02 ज़्यादा है किससे, P01 से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारा P02 हो जाएगा। कैसे होगा, दोबारा से वही रीज़न। क्या रीज़न, क्योंकि सिर्फ 2 प्रेजेंट है, सिर्फ क्या है, कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है। तो अब जो भी प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट 2 के कारण ही है। तो देयरफॉर P0, ये इस पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर है वो P02 हम कह सकते हैं, दैट इज प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट 2। अब ये तो एक चीज़ हो गई, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है, हमने अभी तुरंत देखा था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ 3 चीज़ें देखी थी हमने। तो वो 3 चीज़ें क्या है कि पहला था P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, ये पहली चीज़ देखी थी। P2 इज इक्वल्स टू P02 chi2, और तीसरी चीज़ क्या देखी थी, P टोटल इज इक्वल्स टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू chi2। ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। अब इन तीनों को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है chi1 के। किसके प्रोपोर्शनल है, chi1 के, है ना। तो अगर हम chi1 को घटाते जाएंगे तो इसके कारण जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब प्रेशर ड्यू टू P1 क्या होगा, ड्यू टू कंपोनेंट 1 क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरीके से अगर हम chi2 को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर ड्यू टू 2 क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, है ना, एक और लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी। ये बात है, क्लियर है, क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है कि भाई ये कहाँ से आ गया P टोटल। तो अभी हमने तुरंत फाइंड किया था, तुरंत देखा था कि Y क्या था, हमारा P टोटल था, है ना। M हमारा स्लोप और C क्या था हमारा, सॉरी X क्या था, chi2 था। X क्या था हमारा, वो chi2 था। तो जैसे जैसे chi2 बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा P01 क्या होगा, सॉरी P टोटल क्या होगा, बढ़ते जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इसी तरीके से हम भी ये थर्ड ग्राफ मिलता है जो कि है ये, और ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, P टोटल रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, P टोटल रिप्रेजेंट करता है, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, बताओ, इंटरसेप्ट P01 है कि नहीं, इंटरसेप्ट P01। आप देखो इस इक्वेशन को दोबारा से इक्वेट करके देखो, सॉरी अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, चलो, x इज इक्वल्स टू chi2 और जो c हमारा वो P01 आ रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और y जो है हमारा P टोटल है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या देख सकते हो कि ये जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल है, P01 के इक्वल है। ये बात क्लियर है, ओके। और जो अब जो ये निकल के आ रहा है हमारा स्लोप वो P02 माइनस P01 है। क्या है हमारा, P02 माइनस P01। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझोगे, क्या करोगे, इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। पर यहाँ एक एजम्पशन जो इम्पोर्टेंट हमने माना था वो ये था कि P02 P01 से बड़ा है, इसीलिए ये जो हमने प्लॉट किया P02 वो एक अपर एल्टीट्यूड पे प्लॉट किया एज कम्पेयर टू P01। अब आप कंक्लूजन्स को एक जगह करते हैं। पहला, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो तो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस फॉर्म हो रहा है उसके कारण जो प्रेशर बनता उसी प्रेशर की बात करते हैं, ओके। तो द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, हमने देख रखा अभी। टोटल वेपर प्रेशर जो है वो वेरी करता है लीनियरली किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के साथ। ये भी हमने देख रखा कि जैसे जैसे chi2 को हम क्या करते बढ़ाते हैं वो लीनियरली क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था।
तीसरी चीज देखी हमने, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन 1। इसमें क्या कहा, ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों क्यों पी टोटल हमारा काई 2 के हिसाब से बढ़ रहा था। तो इसका सिंपल सा कारण ये था कि जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट था, जो भी हमारा सेकेंड कंपोनेंट था, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर ज़्यादा था, तो ऑफकोर्स जब उसको हम सॉल्यूशन में भी डालेंगे तभी भी उसके कारण जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो अगर हम कंपोनेंट 2 को ही बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। समझ गए इस बात को? दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमने देखा कि जो पार्शियल प्योर कंपोनेंट जो 2 है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज P02 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू P01 से। तो अगर किसी चीज़ के कारण पॉजिटिवनेस आ रही है, अगर हम उस चीज़ को और बढ़ाएंगे, जो कि हम उस ग्राफ में बढ़ा रहे थे काई 2 को धीरे धीरे, तो इसीलिए पी टोटल क्या हो रहा था, हमारा बढ़ते जा रहा था, है ना। क्लियर है ये बात? हेलो आदर्श। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आगे चल के आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ोगे तो उस केस में आपको उस ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और इसी रॉल्स लॉ का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। ये बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, और अगर मैं कुछ बातें कहना चाहूँ इस ग्राफ के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, जहाँ पे दोनों के दोनों लिक्विड्स वॉलाटाइल है, या फिर बेसिकली कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, वुड से लिक्विड लिक्विड नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जहाँ पे दोनों फेस क्या है, वॉलाटाइल है, दोनों के दोनों कंपोनेंट वॉलाटाइल है, तभी ये कंपोनेंट अप्लाई हो पाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी चीज़ें कुछ हो गई, दोबारा से मेंशन की गई, आप देख सकते हो लिखा हुआ कि द डैश लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये जो डैश लाइन है ये पार्शियल प्रेशर बता रही है कंपोनेंट 1 और 2 की। टोटल प्रेशर इज गिवन बाय द लाइन मार्क्ड 3, तो 3 लाइन ये है ना। तो ये बातें हमने देख ली अभी। आगे अब ये जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे ये थोड़ा सा यूनिक फॉर्मूला है और ये जनरली स्टूडेंट्स याद नहीं रखते या फिर समझ नहीं पाते, क्योंकि अभी जो इक्वेशन आपने जस्ट देखी उसके और इसके बीच में ज़रा सी डिफरेंस होती है, बिल्कुल ज़रा सी डिफरेंस होती है ना। और इसके कारण इसको समझने में दिक्कत आती है। तो ये कहता क्या है बेसिकली, तो अभी जो हमने चीज़ें देखी थी यहाँ पे, जो हमने सॉल्यूशन लिया था, वापस से हम उस इक्विलिब्रियम पे वापस आते हैं, ठीक है, उस इक्विलिब्रियम पे वापस आते हैं। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम था, ये हमारा गैस फेज था। गैस फेज ऊपर ही बनेगा क्योंकि गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो कंटेनर में जाहिर सी बात है ऊपर ही रहेगी। लिक्विड हमेशा नीचे की ओर रहता है, दैट विल बी डाउन, है ना। ये हमारी चीज़ें थी, ये हमने कंसीडर किया था और हमने माना था कि यहाँ जो प्रेशर अप्लाई करा उसे हमने P1 और P2 मान लिया था। यहाँ जो मोल फ्रैक्शन था काई 1 और काई 2 मान लिया था। तो ये जो मोल फ्रैक्शन थे दोनों के दोनों ये लिक्विड फेज के लिए थे ना। किसके लिए थे? लिक्विड फेज के लिए। मान लो अगर हमने चाहा कि हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें वेपर फेज में, वो वेपर फेज में भी कंपोनेंट 1 भी होगा, कंपोनेंट 2 भी होगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उनके कुछ मोल फ्रैक्शन भी होंगे। तो मान लो कि इसी मोल फ्रैक्शन को हमने मान लिया y1 और क्या मान लिया y2। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली काई 1 और काई 2 जो हम मानते हैं वो मोल फ्रैक्शन मानते हैं कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का लिक्विड फेज में, जबकि y1 और y2 जो हम मानते हैं वो हम मोल फ्रैक्शन मानते हैं दोनों कंपोनेंट का गैस फेज में। ये चीज़ें सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर गैस ही अप्लाई कर सकता है, इसलिए P1 और P2 ही रहेगा। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? अब आगे, अब हमने क्या किया, एक दोबारा से एक रिलेशन बनाया। क्या बनाया? दोबारा से एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। सर डोंट यूज पर्पल कलर। ओके ओके ओके, आई विल ट्राई टू नॉट टू यूज दिस पर्पल कलर, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ओके, है ना। चलो गुड, चलो ठीक है। आगे
तो हमने इक्वेशन क्या बनाया, देखो हमने इक्वेशन क्या बनाया, किसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश किया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द वेपर फेज और वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1, इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश किया। और इस केस में हमने लिखा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y1। ये बात क्लियर है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये पिछले इक्वेशन से, क्योंकि हम Y1 ले रहे हैं रैदर देन X1 और सॉरी Chi1। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दोबारा से हटाया और इस बार जो कांस्टेंट आया वो आया P टोटल। क्या आया? P टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि बच्चे अक्सर इस इक्वेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर समझते नहीं अच्छे से कि यहाँ Y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर है? अब आगे, तो इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट के लिए P2 इज इक्वल्स टू Y2 P टोटल। क्या है? P2 इज इक्वल्स टू Y2 P टोटल। अब मान लो ये मल्टी कंपोनेंट होता तो हम किसी भी ith कंपोनेंट के लिए ले सकते थे कि Pi इज इक्वल्स टू Yi P टोटल। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा, ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली, अच्छी बात है। हमने समझ लिया Chi1 क्या होता है, Y1 क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है Chi1 और Y1 में। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो P टोटल आता है। P टोटल इज नथिंग बट द टोटल प्रेशर दैट इज P1 प्लस P2। क्या हमारा? P1 प्लस P2 इज P टोटल। आप इस इक्वेशन को वेरी इजीली एक अच्छे तरीके से प्रूव भी कर सकते हो कि ये इक्वेशन सही है। देखो कैसे प्रूव करोगे, देखो एक बहुत ही अच्छा इसका डेरिवेशन है। क्लियर है? देखो हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देते हैं ना। क्या करते हैं? सिंपली ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल और P2 इज इक्वल्स टू Y2 P टोटल। ये हमारा इक्वेशन है कि नहीं? दोनों इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या आएगा भाई? P1 प्लस P2 है ना, और Y1 प्लस Y2 मल्टी, और ये P टोटल हमारा बाहर आ जाएगा। ये क्लियर है? बताओ। अब मैंने पहले ही बता रखा P टोटल क्या हमारा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2, दैट इज अवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमने यूज कर लिया। तो हम यहाँ पे P1 प्लस P2 की जगह क्या लिख देंगे? P टोटल लिख देंगे। Y1 प्लस Y2 निकल के क्या आ जाएगा? वो भी P टोटल के साथ मल्टीप्लीकेशन में था। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, जो कि हमें फाइनली देंगे Y1 प्लस Y2 इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड NMS। अब ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। बाइनरी कंपोनेंट में अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करें, वेदर वो वेपर फेज की बात हो वेदर वो सॉल्यूशन फेज की बात हो, मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है ना? मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए क्या 1 आ गया। तो अगर ये चीज़ सही है तो मतलब कन्वर्सली वो वाली इक्वेशन भी सही है ना? ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 कैसे होता है, तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखना चाहोगे एक बाइनरी कंपोनेंट का, तो N1 बाई N1 प्लस N2 होगा, यही होता है मोल फ्रैक्शन हमारा। और Y2 क्या होता है? N2 बाई N1 प्लस N2 अगेन। अब Y1 प्लस Y2 ऐड कर लो तो हमारा Y1 प्लस Y2 क्या आ जाएगा, देख लो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें, ठीक है, उसे लॉजिकली समझे, तभी ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो Y1 प्लस Y2 विल बी इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2, N2 बाई N1 प्लस N2। अब ये क्या हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। वेरी क्लियर? हाँ, पर बाइनरी कंपोनेंट के लिए, जहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हो गई? चलो चलो, हमने इस इक्वेशन को भी कन्वर्सली, मतलब इस तरीके से प्रूफ तो नहीं कहेंगे इसे, एक कन्वर्सली इसे हमने सही मान लिया, क्योंकि ये बात सही है इसलिए ये भी सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमने पढ़ा था अभी, हेनरीज लॉ। क्या पढ़ा था हेनरीज लॉ में? P इज इक्वल्स टू KH, काई, आई वुड से एक्स नहीं काई है।
ये हमने पढ़ रखा था हेनरीज लॉ में। और हमने रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा भाई, अगर हम किसी कंपोनेंट के लिए नहीं लिख के ith कंपोनेंट के लिए लिखते हैं तो ये हो गया हमारा काई आई पी नॉट आई, है ना। कोई दिक्कत है इस बात में भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सिर्फ कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि के एच और पी नॉट बराबर है, काइंड ऑफ बराबर है कि नहीं है, बताओ, है ना। क्योंकि प्रेशर सेम है, काई सेम है, क्योंकि और ये थी भले ही हमारे गैस इन अ लिक्विड में, और ये है हमारी लिक्विड इन अ लिक्विड में। तो एक रॉल्स लॉ क्या है, एक मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, वर्ड से क्या है, रॉल्स लॉ एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो आप पाओगे कि रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस हो जाता है हेनरीज लॉ का, जहां पे जो हमारा के एच है वो किसके बराबर हो जाता है, पी नॉट 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ व्हिच स्टेट दिस। ये हेनरी लॉ और ये रॉल्स लॉ, इस तरीके से ये दोनों लॉ आपस में एक रिलेशन फॉर्म करते हैं। मतलब रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है जब हमारा जो सॉल्यूट था वो गैस ना होकर के लिक्विड हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि हम गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो भी लिक्विड फेज में ही चला जाता है एक्चुअली, है ना। तो फाइनली वो एक रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। आगे तो ऐसा मैंने कहा कि इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस, वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस, यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट को क्या मान लिया, गैस मान लिया हेनरी लॉ में, is directly proportional to its mole fraction. Only the proportionality constant kh differs from p naught 1, जैसा मैंने अभी बताया। Thus, Rod's law become a special case of Henry's law in which kh equals to p naught 1. तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन दोनों लॉ के बीच का एक क्या कह सकते हैं हम, रिलेशन है। तो रॉल्स लॉ को अगर हम जनरलाइज करें, अभी तक हमने रॉल्स लॉ को माना कि हम लिक्विड ले रहे थे, अब मैं मान रहा हूँ कि रॉल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल चीज़ों पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है, वोलाटाइल चीज़ों पे, है ना। तो आई वुड रिप्लेस योर लिक्विड विथ वोलाटाइल लिक्विड विथ ओनली वोलाटाइल, आई वुड से। सो ओके, क्लियर। सो मैं कह रहा हूँ वोलाटाइल। नेक्स्ट आगे, अब चलो आगे, इस तरह का सॉल्यूशन तो हमने देख लिया कि हमने एक लिक्विड को लिक्विड में अप्लाई किया और दोनों के दोनों वोलाटाइल थे। अब हम क्या करते हैं कि हम फेस को चेंज करते हैं, चीज़ें वहीं रखते हैं, फेस को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो अगर हम सॉल्यूशन का लेते हैं तो वो हम लेते हैं कि सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, है ना। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है, सॉलिड्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, ये 3 चीज़ें आप जानते ही हो। जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉलिड इन लिक्विड। हमने सॉलिड इन लिक्विड के बारे में कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम इसके वेपर प्रेशर के बारे में देखते हैं कि वेपर प्रेशर पे क्या असर होता है। जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने बता रखा आपको कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो उस पर एक लीड रख देते हो, फिर ढक देते हो किसी चीज़ से, तो अब वो कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इस सॉलिड को ऐड करने से क्या चेंज आता है लिक्विड के वेपर प्रेशर पे, ठीक है। तो लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेस, जैसा मैंने कहा वेपराइज हो जाता है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब फिर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर के द्वारा, किस पे, लिक्विड फेस पे, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ये बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक प्योर लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो इंटायर सरफेस होता है वो किससे ढका हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से, जिस लिक्विड को हमने लिया है, क्योंकि वो प्योर लिक्विड है। हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। चलो ये 2 डायग्राम्स हैं, एक हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या होगा, उसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये बस उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर है वहीं तो गैसियस फेज में जा रहे होंगे, और वहीं गैसियस फेज फिर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा लिक्विड के सरफेस पे हिट करके,
ये बात क्लियर है ना। अब ये तो प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर मान लो कि हमने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर लिया, सर व्हाट डज वेपर ऑफ लिक्विड ओवर लिक्विड फेज मीन। लिक्विड फेज के मतलब क्या हुआ कि देखो, वेपर प्रेशर हो गया कि आपने लिक्विड लिया, एक कंटेनर में बंद किया, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हुई। अब वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ वहाँ कोलाइड कर रही है। तो जब लिक्विड पे कोलाइड कर रही है तो उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और उसी प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो उसका मतलब हुआ वेपर ऑफ लिक्विड ओवर लिक्विड फेज। लिक्विड फेज मतलब देख लो ये हो गया, इसे फेज कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। जो बाउंड्री जो है उसे हम फेज कहते हैं। तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है ये गैसियस मॉलिक्यूल, सेम सेम चीज़ की, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, है ना। क्लियर है। चलो, अब हमने इसमें सॉलिड डिजॉल्व कर दिया, तो अब क्या होगा कि पहले जब सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो गया कि कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए। यहाँ हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन डॉट से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन डॉट से। तो अब सरफेस पे हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी है। अब डिपेंड करेगा कि हमारा जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिसने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया है वो ज़्यादा वोलेटाइल है कि कम वोलेटाइल है। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो अच्छी बात है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यही मॉलिक्यूल तो जाते बाहर वेपर प्रेशर अप्लाई करने। पर अगर लेस वोलेटाइल है तो इनिशियली जो ब्लू डॉट्स जो जा पा रहे थे वो तो जा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ ग्रीन डॉट प्रेजेंट है, और ये ग्रीन डॉट क्योंकि लेस वोलेटाइल है तो ये खुद भी कम जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग यही होगा कि अब ये डिपेंड करता है कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसका उसका वोलेटाइल नेचर क्या है। अगर वो वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर इस एरिया में बढ़ जाएगा, और अगर वोलेटाइल नहीं है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि सरफेस पे क्या है, अब दोनों ही प्रेजेंट है। ये इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब क्या होगा जब हमने जो सॉल्यूट पार्टिकल डाला है वो वोलेटाइल नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा बताओ। अब पार्शियल प्रेशर किसके कारण अप्लाई होगी, टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण अप्लाई होगी। तो ये जो केस बता रहा है ये केस वही है जहाँ पे हमने वोलेटाइल लिक्विड क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। तो अब जो वेपर प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कारण ही आ रहा है। कारण बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये ग्रीन मॉलिक्यूल सब जा ही नहीं रही। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द प्रेशर ड्यू टू और द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ओनली सॉल्वेंट। क्लियर है बात ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके कारण वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, क्योंकि इनिशियली जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे थे उनकी संख्या क्या हो गई, फिर उनका उनका काउंट क्या हो गया, कम हो गया। और इवापोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इज सरफेस इज डिनोटेड बाय P0 ओके। एंड इन अ सॉल्यूशन बी सॉलिड पार्टिकल हैव बीन डिनोटेड बाय दे आल्सो ऑक्यूपाई द पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया। तो ये तो बात हो गई क्लियर अभी तक कि हमने दो केसेस ले लिए। पहला जो केस लिया था वोलेटाइल वाले में, उसमें दोनों के दोनों वोलेटाइल थे और भाई दोनों के कारण वेपर प्रेशर बन रहा था। दूसरा केस ले लिया, एक को नॉन वोलेटाइल एक को वोलेटाइल। तो अब जो वेपर प्रेशर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ उस वोलेटाइल सॉल्वेंट के कारण हो रहा है। और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एक तो वोलेटाइल रहेगा और वो डेफिनेटली सॉल्वेंट रहेगा। अब सॉल्यूट है कि नहीं, उसके दो केसेस हमने देख लिए। अब इसका क्वांटिटिव क्या होता है, मतलब कि अब इस पे मतलब प्रेशर पे क्या इसका असर पड़ता है वो देखते हैं। चलो, तो द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अब किस पे डिपेंड करेगा कि हमने नॉन वोलेटाइल की कितनी क्वांटिटी डाली है ना। अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी डाली होगी तो वो टोटल प्रेशर को ज़्यादा और वेपर प्रेशर को और कम कर देगा। अगर कम क्वांटिटी डाली होगी तो क्या होगा, प्रेशर थोड़ा कम कम होगा। तो अब इस नॉन वोलेटाइल के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर कितना घटेगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हमने 1 मोल सुक्रोज डाला 1 kg वाटर में, और दूसरा 1 मोल यूरिया डाला उसी सेम वाटर में, तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर में जो घटना हो रही है, मतलब जो घट रही है जिस अमाउंट में, वो सेम है दोनों केसेस के लिए। दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल है। हमारा सुक्रोज भी नॉन वोलेटाइल है और यूरिया भी नॉन वोलेटाइल है, और दोनों का हमने 1 मोल डाला एक kg वाटर में। और फिर हमने देखा कि जो प्रेशर में जो कमी आ रही है पहले के मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले, वो दोनों में सेम है। और ऐसा क्यों है, दोनों का तो नेचर डिफरेंट है ना।
यूरिया अलग चीज़ है, सुक्रोज अलग चीज़ है, पर जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्रेशर में जो कमी आ रही है वो दोनों में सेम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं सॉल्यूट का जो इफेक्ट है वो उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे, कि हम कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमने दोनों का एक ही मोल ऐड किया है, इसीलिए हमें सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मिलता है। और इसीलिए वेपर प्रेशर को हम आगे चल के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर घटेगा, इसलिए lowering of vapor pressure due to addition of non-volatile substance is a colligative property. ओके, क्लियर? अब यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली हमने। अब हम रॉल्स लॉ को जनरलाइज करके लिख देते हैं कि रॉल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, किसके लिए? ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बट हाउ विल वी नो दैट इफ द गिवन सब्सटेंस इज वोलाटाइल और नॉट? ओके, तो अब देखो इसमें क्या चीज़ है, वो चीज़ मैक्सिमम टाइम मेंशन रहती है। और मान लो अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो सिंपल सा बात हुआ कि हमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि मेंशन नहीं रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से। और अगर लोअरिंग पूछ रहा है मतलब कि जाहिर सी बात है कि हमने नॉन वोलेटाइल डाली तभी तो लोअरिंग हुई है। ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल। ओके, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर मैं बता देता हूँ फिर भी। बेंजीन जो है वो कंपेरेबली क्या है? पोलर है। और इथाइल अल्कोहल क्या है? सॉरी, बेंजीन हमारा नॉन पोलर है एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल, जिसके कारण क्या होगा कि एक पोलर नॉन पोलर का इंट्रैक्शन थोड़ा कमज़ोर होगा एज कम्पेयर टू द दिस वन। तो हमें मैक्सिमम चांस है कि पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, पर पॉजिटिव डेविएशन मोस्ट प्रोबेबली होगा, क्योंकि जो ए इंट्रैक्शन है काइंड ऑफ वो ज़्यादा होगा ए बी इंट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ पॉजिटिव डेविएशन होगी। इसको हम अगले क्लास में और अच्छे से एलिब्रेट करके समझेंगे कि क्यों पॉजिटिव डेविएशन होगा और क्यों नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2 व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, जो कि हमने एक सिंपल ग्राफ से देख लिया अभी। सिंपल ग्राफ हो रहा, सिंपल डायग्राम से देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे थे। क्लियर है? अब मान लो कि जो प्रेशर है वो P1 है। किसका है? फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर P1 है। और Chi1 क्या है हमारा? वो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का, और P01 प्योर कंपोनेंट का। हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, दो कंपोनेंट 1 और 2। सेकेंड कंपोनेंट को हमने नॉन वोलेटाइल मान लिया, मतलब वो बिल्कुल इवोपरेट नहीं हो रहा। और फर्स्ट कंपोनेंट को हमने वोलेटाइल लिया, जो कि हमारा सॉल्वेंट है। अब हम रॉल्स लॉ लिख सकते हैं जनरल रॉल्स लॉ के हिसाब से, कि जनरल रॉल्स लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, volatile component, is directly proportional to the mole fraction, that is P1 is equals to P01 x1। है ना? क्लियर है ये बात सिंपल सी है। एक कंपोनेंट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो अब प्रेशर जो है वो P1 इक्वल टू Chi1 P01, सिर्फ दूसरे के हमने लिखा। अब इसके कारण क्या होगा कि अब जो प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर, ये मान लो ये टोटल प्रेशर है, वो भी क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट के कारण ही होगा। किसके कारण होगा? फर्स्ट कंपोनेंट के कारण होगा। इसे हमने ग्राफ के मदद से प्लॉट कर लिया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करेगा। किसके मोल फ्रैक्शन के साथ? काई के मोल फ्रैक्शन के साथ। है ना? ये क्लियर है ये बात? बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमने दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल था, इसलिए अब जो भी प्रेशर में कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल प्रेशर में, वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 के कारण हो रहा है, क्योंकि कंपोनेंट 2 बिल्कुल ही नॉन वोलेटाइल है, वो बिल्कुल ही वेपराइज नहीं हो रही है ना? चलो, तो एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, P टोटल विल बी इक्वल्स टू P1 is equals to P01 x1 Chi1, where P total is total vapor pressure और कंपोनेंट 2 को हमने क्या मान लिया? 2 इज नॉन वोलेटाइल। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना। आपका सारा का सारा आज का क्लास अगर सही से आपको समझ में आ गया तो आप इस न्यूमेरिकल को भी समझ जाओगे, है ना। और अगर नहीं भी समझ में आया, इनकेस आपने अगर न्यूमेरिकल समझ लिया अभी अगर सॉल्यूशन देख के, तो आपका क्लास क्या हो गया, क्लियर हो गया पूरा, बिना कोई दिक्कत के, अगर आपने सॉल्यूशन को समझ लिया एक बार, क्योंकि पूरा क्लास इस सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखो, है ना। चलो शुरू करते हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली नोट करते जाना और देखते आना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या क्या हमें चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि आप गिवन को समझो कि गिवन क्या दे रखा और कैलकुलेट क्या करना और हमें क्या चाहिए। तीन चीज़ें, क्या दे रखा, क्या कैलकुलेट करना और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 are 200 millimeter of Hg and 415 millimeter of Hg respectively। क्या क्या दे रखा भाई, चलो P1 दे रखा है, बहुत अच्छा, P1 दे रखा, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। एक दूसरी चीज़ दे रखी 415। बड़े क्वेश्चंस देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये अच्छी बात है ना, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सॉल्व करने में आसानी होगी। छोटे क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम रहता है, आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। बड़ा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अच्छी बात है, ठीक है। बस इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सेटअप करना है। तो हमें पूछा क्या है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ठीक है, यही चीज़ पूछी है हमसे। ओ सॉरी, यहाँ पे P01 होगा क्योंकि इन्होंने वेपर प्रेशर बताया CH3L3 का और CH2Cl2 का, ये इनके प्योर कंपोनेंट का है, ठीक है। हेलो कुशपाल। तो ये चीज़ हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर P टोटल कैलकुलेट करना है जब 25.5 ग्राम ऑफ CHCCl3 लिया गया है। हाय रायुग जी, ओके। तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। प्रेशर ऑफ CHCl3, सॉरी मास ऑफ CHCl3 दैट इज 25.5 ग्राम, मास ऑफ CHCl3 25.5 ग्राम, ठीक है। और दूसरा मास ऑफ CH2Cl2 40 ग्राम, मास ऑफ CH2Cl2 20 ग्राम। P टोटल निकालना है। P01 भी दे रखा है भाई, बहुत अच्छा। P01 क्या दे रखा है 200, या फिर किसके लिए दे रखा, CH2Cl2 के लिए, CH3Cl3 के लिए, CHCl3 के लिए 200 mm Hg और CH2Cl2 के लिए दे रखा 415 mm ऑफ Hg। अब बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, मास दे रखा है ना, हमें तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन चाहिए भाई। मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन यूज़ होता है। तो क्योंकि हमें मास दे रखा, हम सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे और फार्मूला जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का होता है दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 और इसकी मदद से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन को एक बार। वही किया गया है ना, मोलर मास लिया गया पहले इसका, दूसरे का भी मोलर मास कैलकुलेट किया गया और दोनों के मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, CH2Cl2 और CHCl3। अब आगे चल के हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर लिया, एक चीज़ को हमने यूटिलाइज कर लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी, हमें P टोटल निकालना था। P01 दिया हुआ था, P टोटल का फॉर्मूला अभी हमने तुरंत देख रखा है। क्या था फॉर्मूला भाई, याद है किसी को,
P01 प्लस P02 माइनस P01 Chi2, यही फॉर्मूला था ना पी टोटल का। सारी चीज़ें पड़ी है हमारे पास। Chi2 किसी को भी ले लो आप, Chi2 दोनों में से, और आप फर्दर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका, अगर आपको फॉर्मूला याद है। ये तो नहीं याद है तो भी इशू नहीं है भाई, आप इंडिविजुअली P1 कैलकुलेट कर लो। P1 हो जाएगा क्या, P01 Chi1, P01 दे रखा है, Chi1 आपने निकाल लिया। इसी तरह P2 भी निकाल सकते हो, P02 Chi2, दोनों को निकाल लो, ऐड कर लो, आपका P टोटल निकल जाएगा। तो इन्होंने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ किया, दैट इज P01 प्लस P02 माइनस P01। फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, बड़ा लंबा फॉर्मूला है बहुत, तो आप इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है ये बात? आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, सेम आंसर ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट का, लेकिन किस फेज में, वेपर फेज में, ना कि लिक्विड फेज में। किस में चाहिए, वेपर फेज में। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, हमने फॉर्मूला देख रखा अभी, क्या देख रखा भाई, P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल, P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल। यही तो है हमारा वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, नहीं है बताओ, यही है हमारा वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। P टोटल आपको तो कैलकुलेट खुद ही क्वेश्चन ने करवा लिया अभी फर्स्ट पार्ट में, और P1 दे ही रखा है, ठीक है, P1 भी दे रखा है, आपने कैलकुलेट किया अभी तुरंत, सॉरी, हाँ P1 बाई P टोटल होगा, ओके थैंक यू, P1 बाई P टोटल होगा। आपने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आप यहाँ से P1 निकाल लो, सॉरी Y1 निकाल लो। अब आपको Y1 निकल गया, तो आप क्या फिर से Y2 कैलकुलेट करने जाओगे फॉर्मूला यूज करके? स्मार्ट बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है भाई, कि Y1 प्लस Y2 1 होता है। तो अगर आपने Y1 इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, आप सिंपली 1 माइनस Y2 कर दो, आपका, सॉरी 1 माइनस Y1 कर दो, आपका Y2 आ जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन को देखते हैं। चलो कैलकुलेशंस आप खुद से करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशंस खुद से करके देखो, वो आपके इफ़िशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो आप खुद से वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। ऑल्दो आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन ईजी है, आपके सॉल्यूशन सामने है, फिर ही खुद से कैलकुलेट करने में एक सेटिस्फैक्शन होती है और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, Y1 इज इक्वल्स टू P1 बाई टोटल यूज़ करके निकाल लिया। आ गया हमारा PCH2Cl2 दे रखा था, PCH3CH3 दे रखा था, दोनों को डिवाइड कर दिया और निकाल लिया। यहाँ पे लंबे मेथड से दे रखा है, आप इसको 1 माइनस 0.82 करते, 1 माइनस 0.82 करते, तभी आपका यही आंसर आता। अच्छी बात है ना। हमने कर लिया शॉर्टकट से भाई, हम क्यों जाए लंबे लंबे तरीके से, हमने शॉर्टकट से कर लिया। चलो बहुत अच्छा, हमने कर लिया रॉल्स लॉ कंप्लीट। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को एक जगह रखूं और एक इक्वेशन और एक ही बात में सारी चीज़ें कह दूं, तो मैं सिंपली कहूँगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलाटाइल कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी भी कंपोनेंट के द्वारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किस में, इन सॉल्यूशन फेज, या फिर मोर एक्यूरेटली लिक्विड फेज, है ना। अब
ये वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा सॉलिड में भी इनिशियली मान लो वो सॉलिड था, लेकिन वो वोलेटाइल था तभी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो हमने कैम्फर लिया, कैम्फर को बेंजीन में डिजोल्व कर दिया, लेकिन कैम्फर तो है वोलेटाइल ही ना, वोलेटाइल है, बिल्कुल वोलेटाइल है। डिजोल्व तो हो गया, दोनों के दोनों क्या थे हमारे, नॉन पोलर थे, डिजोल्व हो गए भाई। लेकिन अब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का। तो ये चीज़ डिफाइन करनी कि ये वोलेटाइल कंपोनेंट का फेस क्या है, वो हम कर सकते हैं किसकी मदद से। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा कि नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो वोलेटाइल कंपोनेंट के फेस को डिफाइन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो लिक्विड, गैस और सॉलिड फेस किसी भी हो सकता है। लास्ट में तो आपको उसको डालना लिक्विड में ही है, तो सारा का सारा फेस सेम हो जाना, ठीक है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई हमारी आज की रॉल्स लॉ की। और एक एक्सेप्शन फॉर्मूला जो कि बच्चे ध्यान नहीं रखते, वो थी ये y1p टोटल। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है, यूज़ आता है, समझ में नहीं आता, बच्चे ये हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना, क्या ये वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन क्या है। और इसको इस फॉर्मूले से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अलग है, ये y1 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस का, y1 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है गैसियस लिक्विड फेस में। तो इसी के साथ हमारा रॉल्स लॉ खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रॉल्स लॉ की मदद से, क्योंकि हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, टोटली उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना घट रहा है, क्योंकि वो सरफेस पे आकर के स्केप करने में डिफिकल्टी लाता है सॉल्वेंट के। तो अब हम देखेंगे कि कैसे अमाउंट इज द लास्ट फैक्टर दैट डिसाइड्स द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। क्लियर है। तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्म में, जिसे बहुत बच्चे RLVP भी कहते हैं, RLVP भी कहते हैं। ग्राफ को अच्छे से समझ लिया हमने, रॉल्स लॉ के इक्वेशन को जान लिया, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी देख ली भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में मेंशन्ड है और इम्पॉर्टेंट भी है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन बना लिया जो सारे के सारे आपके जितने भी आपके लूप होल्स थे सबको कवर कर लिया। अब इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको रिवाइज कर लेना ताकि आप अगले क्लास को अच्छे से समझ सको। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी।